नमस्कार दोस्तों। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के विथ नोट्स के साथ आपके सामने वीडियोस आने वाले हैं। ये मेरा पार्ट 1 है। इसके बाद में पार्ट 2, पार्ट 3 और 3 से 4 पार्ट में मैं इस वीडियो को भी कंप्लीट करने वाला हूं। मैं हूं श्रेयांश शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। दोस्तों, हमें क्या करना होता है, हमें ये जो डेफिनेशंस लिखे हैं इनको एज इट इज कॉपी में लिख लेना है। अगर हमारे पास नोट्स नहीं है पहले से अवेलेबल, है ना। और बाकी ये वीडियो देखकर आपको समझ गया होगा कि जो आपकी सबसे पहली सीरीज मैंने चैनल पे चालू की थी, जो सबसे पहली प्लेलिस्ट मैंने चालू की थी प्रारंभ बैच, है ना, उसका वीडियो होने वाला है ये। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सबसे पहले कहां से स्टार्टिंग होती है, देखो चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बायोलॉजी का चैप्टर है। कंट्रोल का मतलब सबको पता होता है कि एक एफिशिएंट वे जिसमें हम वर्क कर सकते हैं और हम हमारे ऑर्गन्स को, हमारे सेल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे हम कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है। तो उसके लिए हमने क्या लिखा कि द वर्किंग टुगेदर ऑफ ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स का एक सिस्टमैटिक वे में एक साथ काम करना इन अ सिस्टमैटिक, है ना, सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड, सिस्टमैटिक एंड कंट्रोल्ड। अच्छा, आगे अगर आप और यूज करना चाहते हो तो आप इफेक्टिव या इफिशिएंट वे यूज कर सकते हो, है ना, इफेक्टिव वे। ठीक है, effective way, the working together of organs of living organism in a systematic, controlled, effective way to produce proper response to various stimuli. Various stimuli is known as coordination. ठीक है, तो किसी भी बॉडी के, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का, वैसे देखो मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि आपको प्रॉपर दिखाई दे, नहीं देता है तो यूट्यूब पे आप स्क्रीन को जूम आउट भी कर सकते हो, तो थोड़ा जूम करके आप देख लेना, है ना। किसी भी बॉडी, किसी भी ऑर्गन की जो बॉडी है, उस बॉडी का, उस बॉडी के ऑर्गन्स का, उस बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उन सब का किसी एक सिस्टमेटिक वे में काम करना, ताकि वो क्या कर सके, रिस्पॉन्स कर सके। रिस्पॉन्स कर सके मतलब एक, वो कहते हैं ना, अपनी हरकत कर सके, एक तरीके से रिस्पॉन्स कर सके। काय के लिए? वेरियस स्टिमुलाई, बहुत अलग अलग स्टिमुलाई के लिए इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। अब आप पूछोगे बढ़िया व्हाट डू यू मीन बाय स्टिमुलाई, है ना। स्टिमुलाई सुना होगा, स्टाइमुलस सुना होगा, एक स्टाइम्यूलस। तो बेटा स्टाइमुलस स्टिमुलाई का प्लूरल फॉर्म होता है ना। तो स्टिमुलाई क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसे सीधा खड़ा हुआ, ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। ये मार्कर है और ये मार्कर यहाँ से गिर रहा है मेरे सामने, मान लो ये कोई वैल्यूएबल चीज है, कांच का मार्कर है, ठीक है, और मैंने इसको ऐसे हाथ से छोड़ा, तो मुझे यहाँ पर नीचे आके ऐसे पकड़ना पड़ेगा, यही होगा ना, ये छोड़ा मैंने और ये मुझे पकड़ना पड़ेगा। अब ये मुझे क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मुझे पता है अगर ये नीचे गिरा तो ये फूट जाएगा और मेरा नुकसान हो जाएगा, है ना। तो स्टिमुलस क्या है? मेरे हाथों को आगे जाकर एक काम करना पड़ा, किसकी वजह से? इस मार्कर की वजह से, है ना। इस मार्कर को बचाने के लिए या इस मार्कर की वजह से मेरे हाथों को आगे जाके काम करना पड़ा। तो बेटा वही क्या होता है? वही स्टिमुलाई होता है। स्टिमुलाई की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो कि इट इज अ कॉज ऑफ एनी एक्शन। ठीक है, किसी भी एक्शन को होना, किसी भी एक्शन का होना, किस कारण से वो एक्शन हो रहा है, वही क्या कहलाता है? स्टिमुलाई कहलाता है। जैसे एक और एग्जांपल, आप रात में डरावना सपना देखा, आप जग गए एकदम से, है ना। आपने रात में डरावना सपना देखा, आप एकदम से जाग गए, तो आप जागे किसकी वजह हो? डरावने सपने की वजह से। तो जो डरावना सपना होता है वो आपका स्टिमुलाई हो जाएगा और उसका एक्शन क्या हुआ कि आप जाग गए, आपकी नींद खुल गई। ठीक है, तो इन चीजों से आपको समझना है। और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे कोई गरम कढ़ाई वगैरह है, उस पर आपने एकदम से हाथ लगाया और एकदम से आपने हाथ हटा लिया, तो आपका हाथ एकदम से हटा, उसके पीछे रीजन क्या था? कढ़ाई का गर्म होना। तो जो हीट है, जो गर्मी है उस कढ़ाई की, वही क्या हो जाएगा? आपका स्टिमुलाई हो जाएगा, स्टिमुलस हो जाएगा। ठीक है, इसकी भी आप डेफिनेशन लिख लेना। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड सेल्स, अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड सेल्स, बहुत अच्छी बात है, दैट सेंड्स मैसेजेस बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। अच्छा, तो इसका काम क्या बताया गया है हमें कि मैसेज सेंड कर रहा है कहां कहां पे? ब्रेन और बॉडी के बीच में। ठीक है, तो इतनी डेफिनेशन समझ के हमें चीज समझ में आ गई कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि एक नेटवर्क है नर्व्स का और सेल्स का, जो कि मैसेजेस को सेंड करता है ब्रेन और बॉडी के बीच में, टू कंट्रोल इट्स वर्क। ठीक है, टू कंट्रोल इट्स वर्क। अब किसका वर्क? या तो बॉडी का, या तो ब्रेन का, या फिर खुद का।
है ना, तीनों में से किसी एक का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये नर्व्स और सेल्स का एक नेटवर्क है जो ब्रेन और बॉडी के बीच में मैसेजेस सेंड करता है ताकि वो वर्क को कंट्रोल कर सके, और एक ऐसे सिस्टम को, एक ऐसे नेटवर्क को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अच्छा, प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर प्लांट्स कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब नर्वस सिस्टम की जो यूनिट है जिससे नर्वस सिस्टम काम करता है, जो पूरी इकाई है नर्वस सिस्टम की, वो क्या है बेटा, वो है एक नर्व या नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। तो इसकी डेफिनेशन दी गई कि दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बेटा ये, है ना, दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। मतलब कि अगर ये नहीं होंगे, नर्व सेल्स नहीं होंगे, तो ना तो नर्वस सिस्टम का हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर पाएंगे और ना उसका हम प्रॉपर फंक्शन क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग of structural and functional. They are structural and functional unit of nervous system. They detects information from environment. ठीक है। नर्व सेल का क्या काम है कि वो एनवायरमेंट से क्या डिटेक्ट करता है बेटा, इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है, ठीक है। आ न्यूरॉन इज लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, अप्रोक्सीमेटली 90 to 100 सेंटीमीटर कुछ कुछ की लंबाई भी होती है ना। तो जब आप इतनी सारी चीजें, इस डेफिनेशन के बारे में पूछा जाता है, 2 मार्क्स में लिख सकते हो, 2 मार्क्स में ये भी पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स में ये भी पूछ सकते हैं, है ना, या फिर आपसे इन दोनों को मिला के 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय नर्वस सिस्टम एंड व्हाट डू यू मीन बाय नर्व सेल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी होती है। जस्ट अभी हम करने वाले हैं नर्व सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। नर्व सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और बात कर लेते हैं। चलिए, तो ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा बोर्ड पे, ठीक है। ये हमारा न्यूरॉन का जो नर्व सेल होती है उसका डायग्राम है। किसका डायग्राम है बेटा, ये न्यूरॉन कह सकते हो या फिर आप नर्व सेल कह सकते हो, है ना। इसको लेबल कैसे करना है, कहाँ कहाँ पे कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीजें मैं जस्ट आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इसकी लेबलिंग शुरू कर देते हैं। तो कहाँ से आप शुरू करेंगे, चलिए सबसे पहले सेंटर पार्ट, इसको हम कहते हैं बेटा न्यूक्लियस। क्या होता है ये, न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस है तो ऑब्वियस सी बात है ये एक सेल है, और सेल है तो सेल के पास अपनी बॉडी भी होती है, तो मतलब ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम सेल बॉडी। ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं सेल बॉडी, और इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, न्यूक्लियस। अच्छा, सेल बॉडी हो गया, न्यूक्लियस। सेल बॉडी को साइटोन भी कहते हैं, साइटोन, ठीक है। सेल बॉडी हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और क्या बचा हुआ, ये क्या दिख रहा है भैया, ये मतलब बेटा डायग्राम पे पहले हंस मत देना, कोई घर आके मारूंगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, डायग्राम मैंने कभी अपने एग्जाम में भी बनाया है डायग्राम, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं, DENDRITE, डेंड्राइट्स, ठीक है। डेंड्राइट्स प्लूरल हो गया, डेंड्राइट अकेला लिख दोगे तो सिंगुलर हो जाएगा, इतना भी छोड़ सकते हो तुम, ठीक है। ये सिंगुलर अपन एक को मेंशन कर रहे हैं इसलिए इसको डेंड्राइट कह सकते हैं, ठीक है। आगे आगे ये जो आपको दिख रहा है, ये यहां से लेके लंबा पोर्शन, लॉन्ग पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं एक्सोन। इस पूरे लॉन्ग पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस पूरे लॉन्ग पार्ट को हम कहते हैं एक्सोन, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा हम इसको, एक्सोन, AXON, एक्सोन हम इसको कहते हैं, ठीक है। लॉन्ग पार्ट के बाद लास्ट में फिर हमें इसकी रूट्स टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, इसको हम कहते हैं नर्व एंडिंग। क्या कहते हैं बेटा इस पार्ट को, नर्व एंडिंग। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज आप मेंशन कर सकते हो, देखो जब भी हम नर्व सेल्स के या न्यूरॉन्स के बारे में बात करते हैं तो इनको बेटा एक शीट होती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इसकी, जिसको हम कहते हैं माइलिन शीट। क्या कहते हैं, माइलिन शीट। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, इसको लिख सकते हो माइलिन शीट, SHEATH, ठीक है। सारी सेल्स के ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होता है, जिन सेल्स के ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होता है उन्हें हम माइलिनेटिक सेल कहते हैं, और जिनके ऊपर नहीं प्रेजेंट होता है नॉर्मल सेल होती है। मतलब ये सबके ऊपर प्रेजेंट नहीं होता है सारी सेल्स के ऊपर, लेकिन हाँ हमारी नर्व सेल्स के ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं। ये कौन सी शीट है बेटा, माइलिन शीट होती है, ये कवरिंग शीट होती है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है बेटा, नहीं। चलो, तो अब जरा एक बार हम काम समझ लेते हैं इनका कि कैसे क्या क्या होता है। मेरी बॉडी के ये जो ऑर्गन्स है, ठीक है, यहां पे मैं मान लेता हूं कि बहुत सारी नर्व सेल्स प्रेजेंट है, मान लेता हूं,
है ना, यहाँ पे नर्व सेल प्रेजेंट होगी। क्या बात कर रहे हो, नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व सेल्स प्रेजेंट है, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, सबसे पहले वो किसी भी आउटर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, और आउटर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम किसका है बेटा, डेंड्राइट का। तो मैं सबसे पहले किसके बारे में लिखूंगा, मैं सबसे पहले लिखूंगा डेंड्राइट collect information from atmosphere, ठीक है। ग्रीन कलर ज्यादा विजिबल नहीं होगा, है ना, मैं ब्लैक से लिख दूंगा, वैसे ठीक है, दिख तो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम किसका है, डेंड्राइट का है। और डेंड्राइट करती क्या है, डेंड्राइट करती है बेटा कि डेंड्राइट एटमॉस्फेयर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद, ठीक है, ठीक है, जो डेंड्राइट का जो टिप होता है वो क्या करता है, एक केमिकल रिएक्शन करता है और ये प्रोड्यूस कर देता है एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल, लिख लो आप, है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एक सेकंड, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। यहाँ पे ये काम खत्म हो गया हमारा डेंड्राइट का, कि जो डेंड्राइट टिप है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, उसके बाद ये यहाँ से इंफॉर्मेशन को भेजता है जो हमारी सेंसरी न्यूरॉन है सेल बॉडी के पास, ठीक है। कहाँ पे भेजता है ये, सेल बॉडी के पास, और सेल बॉडी से मतलब यहाँ से आता है यहाँ पे, और सेल बॉडी से ये जो सिग्नल है वो ट्रांसफर हो जाता है बेटा हमारे एक्सॉन के पास। तो एक्सॉन और सेल बॉडी ये होते क्या है, ये मैं भी आपको बताने वाला हूँ। अभी जो मैं आपको चीज समझा रहा हूँ कि कैसे एक सिग्नल ट्रांसफर होता है, ठीक है। फिर यहां से एक्सॉन के पास ट्रांसफर हुआ, एक्सॉन से सिग्नल कहां चला गया बेटा, नर्व एंडिंग में, और नर्व एंडिंग से ये सिग्नल वापस से, नर्व एंडिंग से ये सिग्नल, आपको ये दूसरा पॉइंट लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो कि फ्रॉम डेंड्राइट सिग्नल बेटा, सिंगल होना तो सिंगल ज्यादा याद आता है, सिग्नल गोस टू सेल बॉडी एंड देन टू नर्व एंडिंग, ठीक है, ठीक है। ये पॉइंट आपने लिख लिया। तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे, तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे कि नर्व एंडिंग पर जाकर, देखो अभी तक तो ये सिग्नल जो केमिकल रिएक्शन के बाद इलेक्ट्रिकल में चेंज हुआ था, अब ये नर्व एंडिंग के बाद एज ए इलेक्ट्रिकल इंपल्स जा सकता है या नहीं जा सकता है, ये आप बताएंगे मुझे, ठीक है, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, जो नर्व एंडिंग होती है वो वापस से इस जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको यहां से अगली न्यूरॉन के किस पे फेंकेगा, डेंड्राइट पे फेंकेगा, और अगली न्यूरॉन के डेंड्राइट पे फेंकने के लिए इसको वापस से इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे लिख देना नर्व एंड ट्रांसमिट्स सिग्नल, नर्व एंड ट्रांसमिट्स, अरे भाई सिग्नल की स्पेलिंग ने तो हाथ ही मचा दिया, ट्रांसमिट्स सिग्नल टू डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन या अदर नर्व सेल न्यूरॉन, ठीक है। ये आप लिख देना, यहां तक की सारी चीजें क्लियर है ना। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपने पहली चीज देखी सेल बॉडी बेटा, पहली चीज क्या देखी, सेल बॉडी। उसके बाद आपने क्या देखा, न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस। तीसरी चीज आपने क्या देखी, एक्सोन, है ना। उसके बाद चौथा आपने देखा क्या, नर्व एंडिंग। अब ये मत कहना भैया आपने डेंड्राइट नहीं लिखवाया, आप डेंड्राइट भी लिख सकते हो, वैसे डेंड्राइट को हम सेल बॉडी के अंदर काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इनके काम क्या क्या होते हैं, क्या क्या इनकी चीजें होती है, लिख दिया। सेल बॉडी होता क्या है, सेल बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये मैं आपको क्या कहता हूँ डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लिख लीजिए। जब हम सेल बॉडी के बारे में लिखेंगे तो हमको लिखना है कि इट इज अ ब्रॉड राउंडेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। इट हैज अ सेंट्रल न्यूक्लियस, मतलब इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, आपको दिख रहा है, ठीक है। इट हैज अ सेंट्रल न्यूक्लियस हैविंग साइटोप्लाज्म एंड वेरियस सेल्स ऑर्गेनल्स, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी सेल्स ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होता है।
दूसरा आते हैं डेंड्राइट्स के बारे में भी बता देता हूं मैं। डेंड्राइट्स के बारे में भी आप लिख सकते हैं कि दीज आर द प्रोटोप्लाज्मिक ब्रांच्ड प्रोसेस ऑफ सेल बॉडी। ठीक है, ये क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक ब्रांच प्रोसेस, मतलब कि ये क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं, चीजों को कलेक्ट करते हैं वहां से। ठीक है, ऑफ द सेल बॉडी विच रिसीव्स एंड ट्रांसमिट स्टिमुलस। मतलब यही सबसे पहले किसको डिटेक्ट करते हैं? स्टिमुलस को ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं। ये डिटेक्ट नहीं करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। तीसरा आपका आता है एक्सोन। तो एक्सोन के बारे में आप लिख सकते हो कि दीज आर लॉन्ग फाइबर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस, दे कंडक्ट इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये जो सिग्नल है उसको सेल बॉडी से कहां लेके जाते हैं? नर्व एंडिंग पर लेके जाते हैं। आप ये भी लिख सकते हो कि द एक्सोन में बी कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव शीट कॉल्ड माइलिन शीट। ये चीज क्लियर हो गई। चौथा पार्ट आपका आता है नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग क्या होता है? दे आर द फाइन ब्रांच लाइक ट्रांसमिशन ऑफ द न्यूरॉन। दे आर फाइन ब्रांच लाइक ट्रांसमिशन ऑफ द न्यूरॉन विच ट्रांसमिट, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है बेटा, विच ट्रांसमिट सिग्नल्स टू द डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन। ये इतनी सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। जब आप इतनी सारी चीजें इसके बारे में लिख देंगे तो आपका स्ट्रक्चर, फंक्शन और जो उसका वर्किंग है, ये तीनों चीजें मैं आज आपको यहाँ पर पढ़ा चुका हूँ। आगे का जो भी है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। एक और चीज मैं बता देता हूँ, जब बेटा नर्व एंडिंग यहाँ किसी मसल्स को जाकर सिग्नल ट्रांसफर करती है तो ऐसे जंक्शन को हम कहते हैं न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन। इस जंक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जब यहाँ पर किसी मसल फाइबर को नर्व एंडिंग क्या करती है? इंपल्स ट्रांसफर कर देती है, सिग्नल्स को ट्रांसफर कर देती है। क्योंकि बेटा देखो, नर्व के पास कब तक सिग्नल चलेगा? जब तक कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब किसी ऑर्गन को मुझे वर्क करवाना है, मेरे हाथ को मुझे ऐसे करके हिलाना है या ऊपर हाथ उठाओ, पीटी करनी है, मुझे कुछ भी करना है, तो मेरे न्यूरॉन को किसको ट्रांसफर करना होगा सिग्नल? इसकी मसल्स को, है ना, इसकी मसल्स को सिग्नल ट्रांसफर करना होगा। और जब न्यूरॉन किसी मसल फाइबर को सिग्नल ट्रांसफर करती है तो ऐसे जंक्शन को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और यहाँ पर जो सिग्नल ट्रांसफर होता है उसकी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी बने रहिए आप साइंस विद शर्मा जी के साथ। बहुत जल्दी हम ये वीडियो कंप्लीट कर देंगे, है ना, वीडियो चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।